सिर्फ 7 करोड़ इंडियंस इनकम टैक्स फाइल करते हैं, मतलब पॉपुलेशन का 5% भी नहीं। पर गैस करो क्या 3.5 करोड़ से ज्यादा फैमिलीज के पास कार है और उनमें से 80% कार्स ना लोन पे ली गई है। सिंपल वर्ड्स में हम ना टैक्स पेयर नहीं EMI पेयर्स का देश बन चुके हैं। 2023 में इंडिया ने कार सेल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 45 लाख कार्स बेची गई और कौन खरीद रहा है? मोस्टली मिडिल क्लास सैलराइड लोग, जिनके पास मोस्टली ना ही इमरजेंसी फंड्स होते हैं ना इन्वेस्टमेंट्स, पर एक नई चमकदार कार जरूर होती है, वो भी EMI पे। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा असली मैथ, कार लेने के हिडन कॉस्ट, साइकोलॉजी और कैसे एक गलत कार बाय करने का डिसीजन आपकी वेल्थ जर्नी को 5-10 साल पीछे ले जा सकता है। हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, पर्सनल फाइनेंस कोच और एक एक्स बैंकर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। अब ना पैसा आपके लिए काम करेगा, आप पैसे के लिए नहीं। सो आर कार्स सीक्रेटली मेकिंग यू पुअर? एक 10 लाख की कार आपको 5 साल में 17 to 18 लाख तक पड़ सकती है। शॉकिंग लगता है पर ये सच है जो लोग इग्नोर करते हैं। मिडिल क्लास के लिए कार लेना सक्सेस का सिंबल है, एक रिवॉर्ड है हार्ड वर्क का। घर के बाद सबसे बड़ा खर्चा होता है कार। पर ट्विस्ट ये है, हम कार खरीदते नहीं, हम कार को फाइनेंस करते हैं और वहीं से शुरू होती है असली दिक्कत। EMI, फ्यूल का खर्चा, इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रोड का टैक्स और सबसे बड़ा दुश्मन डेप्रिसिएशन। हर महीने कार साइलेंटली पैसा खा जाती है। फिर भी हर साल करोड़ों लोग बिना सोचे समझे कार लोन ले लेते हैं। इस वीडियो में हम ब्रेक करेंगे कार का असली कॉस्ट और ये कैसे आपकी वेल्थ जर्नी का बिगेस्ट किलर बन सकता है। स्पेशली अगर आप 20s या 30s में हो और फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्ड करना चाहते हो तो EMI साइन करने से पहले ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। हो सकता है ये डिसीजन आपको लाखों बचा दे। Why Indians buy cars they can't afford? ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। इंडिया में ना कार लेना सिर्फ कन्वीनियंस नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट होता है, एक सिग्नल कि हाँ मैंने ना लाइफ में कुछ अचीव किया है। और सच बताऊं, हमारे सोसाइटी में जहाँ लोग कपड़ों, घर और कार से जज करते हैं, हमें प्रेशर रियल होता है। जैसे ही किसी का फर्स्ट जॉब लगता है, स्पेशली IT, फाइनेंस या मार्केटिंग में, कार का सपना तुरंत आ जाता है। और क्यों नहीं, हर फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप, हर रिश्तेदार, हर नेबर का एक ही सवाल है, गाड़ी ली क्या? लेकिन प्रॉब्लम ये है, लोग वो कार ले रहे हैं जो वो एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर सकते। नॉट बिकॉज दे आर केयरलेस, पर सिस्टम ही ऐसे डिजाइन हुआ है कि सब अफोर्डेबल लगता है। सिर्फ 15-20,000 की EMI महीने की इजी है यार, पर जब फ्यूल, इंश्योरेंस, सर्विसिंग, पार्किंग और सरप्राइज रिपेयर ऐड करते हो तो पता चलता है कि इनकम का 40 से 50% एक ही चीज में जा रहा है जो रोज वैल्यू लूज कर रही है। ये वीडियो किसी को शेम करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। कार लेना सोशल प्रेशर में आकर प्रोग्रेस नहीं होता, ये होता है फाइनेंशियल स्ट्रेस, एक माइलस्टोन के नाम पे। कंफर्ट ना जरूरी है पर फाइनेंशियल पीस के कॉस्ट पे नहीं। तो लोन साइन करने से पहले खुद से पूछना, क्या मैं ये कार जरूरत के लिए ले रहा हूँ या सिर्फ दिखावा करने के लिए? कार सेल्स तो इंडिया में रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, शोरूम्स फुल, SUV लाइन से निकल रही है और इंस्टाग्राम पे हर दूसरी पोस्ट न्यू कार डिलीवरी फोटो की है। सिर्फ 12% इंडियन फैमिलीज ही ऐसी है जो बिना फाइनेंशियल स्ट्रेस के कार अफोर्ड कर सकती है। जी हाँ, सिर्फ 12%। डेटा के हिसाब से 10 से 12 लाख ईयरली इनकम होनी चाहिए अगर आप 10 से 15 लाख रुपीस की कार कंफर्टेबली लेना चाहते हो। पर रियलिटी क्या है? 80% से ज्यादा कार्स ना इंडिया में लोन पे बिक रही है। मतलब लोग अपना बजट खींच के सिर्फ एक शाइनी कार के लिए EMI ट्रैप में जा रहे हैं। मिडिल क्लास को अट्रैक्ट किया जा रहा है फ्लैशी एडवर्टाइजमेंट से, लो डाउन पेमेंट, सिर्फ 15,000 की EMI पर मंथ। पर असली ट्रूथ ये है, बहुत सारे लोग ऐसी लायबिलिटी ले रहे हैं जिसके लिए वो रेडी ही नहीं है। कार मार्केट का बूम सक्सेस का सिग्नल नहीं है, ये एस्पिरेशन का प्रेशर है जो इमोशन से चला हुआ है, इकोनॉमिक्स से नहीं। तो अगली कार डिलीवरी की रील देखकर एक्साइटेड होने से पहले एक सवाल ना खुद से पूछो, क्या मैं उन 12% में हूँ जो ये सच में अफोर्ड कर सकता हूँ या बस भीड़ के पीछे भाग रहा हूँ अपनी फ्यूचर फ्रीडम के कीमत पे? ये ना वो ब्रूटल ट्रूथ है जो कोई नहीं बताता जब आप कार लोन साइन करते हो और एक बार इस ट्रैप में फंस गए निकलना मुश्किल होता है। चलिए आपको अब द EMI ट्रैप एक्सप्लेन करता हूँ। सोचो अगर आप 8 लाख रुपीस का कार लोन लेते हो 10% इंटरेस्ट रेट पर 5 इयर्स के लिए, तो EMI बनेगी अप्रोक्सीमेटली 17,000 रुपीस पर मंथ। अब ये मैनेजेबल लगता है, राइट? लेकिन 5 साल बाद टोटल पेमेंट होती है 12,50,000 रुपीस की, मतलब 4.5 लाख रुपीस सिर्फ इंटरेस्ट में गया। और ये तो फ्यूल, इंश्योरेंस, सर्विसिंग, डेप्रिसिएशन के पहले का हिसाब है। और शॉकर तो ये है, इंडिया में 80% से ज्यादा कार्स लोन पे बिकती है भाई। कई लोग तो अपनी इनकम का 20 से
50% सिर्फ कार EMI में डाल रहे हैं। मतलब आप वेल्थ बनाने के लिए नहीं काम कर रहे हो, एक शाइनी लाइबिलिटी चलाने के लिए काम कर रहे हो। हाँ, कार कंफर्ट और प्राइड जरूर होती है, पर सच में क्या 60 मंथ्स का मेंटल स्ट्रेस उस कंफर्ट से ज्यादा नहीं है? अगर आपकी EMI आपको सेविंग, इन्वेस्टिंग और रिस्क लेने से रोक रही है तो कार आपको सर्व नहीं कर रही, आप कार को सर्व कर रहे हो। लोन साइन करने से पहले सिर्फ एक सवाल सोचना, क्या मैं फ्रीडम खरीद रहा हूँ या एक और फाइनेंशियल ट्रैप? 5 साल की EMI के चक्कर में अपना 10 साल का वेल्थ प्लान मत बिगाड़ो। कार 8 लाख रुपीस की दिखती है, पर असली खर्चा उसके बाद शुरू होता है। लोग सोचते हैं शोरूम प्राइस ही टोटल कॉस्ट है, बट इन रियलिटी वो ना सिर्फ ट्रेलर होता है, मूवी तो अभी बाकी है भाई। चलिए देखते हैं वो हिडन कॉस्ट जो क्वाइटली आपका वॉलेट ब्लीड करते हैं। RTO टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन 60,000 रुपीज से 1,20,000 रुपीज, ये आपकी सिटी और कार मॉडल के हिसाब से वैरी करता है। इंश्योरेंस कॉस्ट 25,000 से 50,000 रुपीज हर साल डिपेंडिंग ऑन कार का मॉडल। नंबर 3, सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस 15 से 30,000 रुपीज ईयरली। प्रीमियम ब्रांड की कार हो तो और भी ज्यादा। पार्किंग चार्जेस जो मेट्रो सिटीज में 12 to 24,000 के बीच होती है एवरी ईयर। एक्सेसरीज एंड अपग्रेड्स, सीट कवर्स, फ्लोर मैट, डैश कैम 15 से 40,000 रुपीज इजीली पहले महीने में। अब आप हिसाब करो, बिना EMI के भी 50,000 से 1 लाख हर साल सिर्फ चलाने के लिए जा रहा है। और ये ना फिक्स्ड कॉस्ट है, चाहे आप कार डेली चलाओ या हफ्ते में एक बार। तो सवाल ये है, क्या मैं कार अफोर्ड कर रहा हूँ या सिर्फ डाउन पेमेंट भर के खुश हो गया हूँ? टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इज नॉट इक्विवेलेंट टू शोरूम प्राइस, तो स्मार्टली प्लान कीजिए। अब साइलेंट एक्सपेंसेस की बात करते हैं। फ्यूल, मेंटेनेंस एंड डेप्रिसिएशन, ये 3 चीजें ना आपकी पॉकेट साइलेंटली खाली करते हैं। कार खरीदने के बाद लगता है सब कुछ डन है, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट सब हो गया, पर असली डैमेज उसके बाद शुरू होता है, हर महीने बिना कोई आवाज के। लेट्स स्टार्ट विद द फ्यूल कॉस्ट। अगर आप 12 से 15,000 किलोमीटर पर ईयर चला रहे हो और माइलेज मिल रहा है 12 to 15 किलोमीटर पर लीटर, तो अगले 5 साल में 5 से 6 लाख रुपीज सिर्फ पेट्रोल डीजल में चले जाएंगे। और ये तब है जब फ्यूल प्राइस स्टेबल रहे। अब नेक्स्ट है मेंटेनेंस, सर्विसिंग, ऑयल चेंज, ब्रेक्स, टायर्स, ब्रेकडाउन्स। 40 से 50,000 रुपीज तो ऐसे ही निकल जाता है, और अगर हाई एंड कार है तो और भी ज्यादा। और अब सबसे बड़ा साइलेंट अटैक, डेप्रिसिएशन। शोरूम से कार निकलते ही वैल्यू ना 10 से 15% गिर जाती है। 5 साल बाद 10 लाख की कार की वैल्यू होती है सिर्फ 4-4.5 लाख रुपए, जो कि 50 to 60% लॉस होता है, जस्ट लाइक दैट। तो अब आप खुद ही मैथ करो, इवन विदाउट द EMI a 10 lakh car will cost you 5 to 6 lakh rupees in fuel, 50,000 rupees मेंटेनेंस, 5 से 6 लाख रुपए की लॉस्ट वैल्यू, तो टोटल 11 से 12 लाख रुपीस का खर्चा। और इसमें EMI, इंश्योरेंस, टैक्स अभी तो काउंट भी नहीं किया है। सो आप सोच रहे हो कार एक वन टाइम परचेज है, पर असल में ये क्वाइटली आपकी वेल्थ ना ड्रेन कर रही है हर रोज। कार वैल्यू 10 लाख, लॉस ओवर 5 years इक्वल्स टू 12 लाख to 18 लाख प्लस। सोच समझ के चलाओ, वरना कार आपको चला देगी। अब आपको लगता है कि आप कार अफोर्ड कर सकते हो, तो कौन सी कार बचाती है ज्यादा पैसा, पेट्रोल, डीजल या फिर ईवी? देखिए, पेट्रोल, डीजल या ईवी लेने का जो डिसीजन है ना, वो सिर्फ आपके बजट पे डिपेंड नहीं करता, यूजेज पे भी डिपेंड करता है। चलिए सीधा पॉइंट पे आता हूँ। पेट्रोल कार बेस्ट है अगर आप लाइट यूजर हो, लो प्राइस और इजी मेंटेनेंस, पर फ्यूल कॉस्ट पर किलोमीटर हाई पड़ता है। डीजल कार माइलेज तो मस्त देता है, लेकिन सिर्फ तब वर्थ है अगर आप महीने का 1500 किलोमीटर चला रहे हो। ज्यादा टैक्स लगता है, कॉस्टली सर्विसिंग होती है और रीसेल भी काफी वीक होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करूँ तो सिटी ड्राइव के लिए परफेक्ट होती है अगर आपका ड्राइव 1000 किलोमीटर पर मंथ के आसपास है तो। इसके अलावा अगर आपके पास पार्किंग का जुगाड़ है तो ये बेस्ट है, क्योंकि ईवी कार का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ही लो होता है, इनफैक्ट जीरो होता है, पर अपफ्रंट कॉस्ट जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। सो क्विक रूल ऑफ थंब इज, अगर आपका ड्राइव 800 किलोमीटर से कम है महीने का तो पेट्रोल कार सही है, 800 से 15 किलोमीटर पर मंथ है तो डीजल कंसिडर कर सकते हो, और 1000 किलोमीटर के आसपास है और आप सिटी में ही ज्यादा चलाते हो तो ईवी बेटर है अगर आपके पास चार्जिंग का जुगाड़ है तो। अब आपको ना कौन सी कार लेनी चाहिए, न्यू या सेकंड हैंड? ओल्ड इज गोल्ड कब बनता है? पहली कार खरीद रहे हो या यूजेज बहुत ही लिमिटेड है, सेकंड हैंड कार लेना काफी स्मार्ट मूव हो सकता है। क्या आपको पता है, नई कार शोरूम से निकलते ही 20 से 30% वैल्यू लूज कर देती है। 5 साल में तो 50 से 60% तक गिर जाती है कार की वैल्यू। तो स्मार्ट बायर्स क्या करते हैं, 2-3 साल पुरानी कार ले लेते हैं, डेप्रिसिएशन का जो वर्स्ट पार्ट है उसे अवॉइड कर लेते हैं, प्लस कम प्राइस में बेटर ब्रांड और वेरिएंट भी मिल जाता है। पर कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, सर्विस हिस्ट्री चेक करो और एक्सीडेंट, फ्लड, डैमेज से बचो। RTO डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस, ओनरशिप ये सब वैलिड होना चाहिए। ओडोमीटर फ्रॉड से बचो, एक रिलायबल मैकेनिक से सब चेक करवाओ या फिर सर्टिफाइड डीलर से इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन करवा लो। अगर सब सही हुआ तो सेकंड हैंड कार इज ऑलवेज अ बेटर वैल्यू। लो EMI, कम रिग्रेट, और काम वही करता है जो नई कार करती है। सो अब 10 लाख
रुपीस की कार से कैसे 14 लाख का नुकसान हुआ समझते हैं। मिलते हैं राहुल से, एक 30 इयर्स ओल्ड IT प्रोफेशनल पुणे से। उसने ना 10 लाख रुपीस की एक कॉम्पैक्ट हैचबैक खरीदी 5 इयर्स के लोन पे विद EMI ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपीस पर मंथ। मैनेजेबल लगता है, राइट? लेकिन चलिए रियल कॉस्ट का ब्रेक डाउन देखते हैं। EMI पेड 20,000 into 60 months equals 12 लाख रुपीस। फ्यूल कंजम्पशन की बात करें तो 12,000 किलोमीटर्स पर ईयर एट 8 किलोमीटर्स पर लीटर इक्वल्स 5 लाख रुपीस अप्रोक्सीमेटली। इंश्योरेंस प्लस सर्विसिंग प्लस मेंटेनेंस चार्जेस पेड 1.5 लाख रुपीस। डेप्रिसिएशन कॉस्ट इन 5 इयर्स, कार की वैल्यू बनेगी 5 साल बाद सिर्फ 5 लाख रुपए। अब टोटल स्पेंड कितना हुआ? 18.3 लाख रुपीस। 5 साल बाद वैल्यू कितनी बची? 5 लाख। और टोटल लॉस कितना हुआ? अप्रोक्सीमेटली 13,50,000 रुपीस। अब आता है असली झटका। राहुल कार EMI पे करने के चक्कर में इमरजेंसी फंड्स क्रिएट नहीं कर पाया, पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले पाया अब तक, और अपने खुद के MBA के लिए जो अपने आप पर इन्वेस्टमेंट है उसके लिए SIP स्टार्ट नहीं कर पाया। अगर राहुल ने वही 20,000 रुपीस पर मंथ म्यूचुअल फंड SIP में डाला होता एट 12% CAGR तो 5 साल में 16 to 17 लाख रुपीस का फंड उसका बन जाता। ये होता है फाइनेंशियल फ्रीडम का प्राइस जो डिले हो गया। अब राहुल को ना कार डेली नहीं चाहिए थी, पर उसने पीयर प्रेशर, स्टेटस और वीकेंड ड्राइव्स के लिए ले ली कार। सो यहाँ क्या लेसन है? कार लेना गलत नहीं है, पर लॉजिक से लेना चाहिए, फोमो से नहीं। कार एक यूटिलिटी होनी चाहिए, ना कि एक लायबिलिटी जो माइलस्टोन के लेबल में छुपी हो। डेप्रिशिएटिंग चीजों में पैसा डालने से बेटर है कंपाउंडिंग में लगाना। सोच समझ के चुनो, कंफर्ट चाहिए या कंपाउंडिंग। सो अब समझते हैं कितनी सैलरी कार पे लगानी चाहिए और कार कब लेनी चाहिए। कार लेने का डिसीजन ना इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से होना चाहिए। एक सिंपल रूल याद रखो, कार का प्राइस शुड इक्वल टू मैक्सिमम 50% ऑफ योर एनुअल सैलरी और EMI वैल्यू शुड बी लेस देन 10% ऑफ योर मंथली इनकम। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के सिटीज में लोग ना 20 से 40% तक सैलरी EMI में डाल रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपीस पर ईयर है तो कार की वैल्यू 5 लाख के अंडर होनी चाहिए और EMI 8 to 10,000 पर मंथ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। लोन लेने से पहले ये 3 सवाल खुद से जरूर पूछो। क्या मेरे पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है? क्या मैं रिटायरमेंट गोल और फैमिली के लिए रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहा हूँ? क्या फ्यूल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस का स्ट्रेस नहीं होगा? और इनमें से कोई भी सवाल का जवाब नो है तो आप कार अफोर्ड नहीं कर रहे हो, आप स्ट्रेस बोरो कर रहे हो। सो कब कार लेनी चाहिए? सिर्फ तब जब जरूरत हो। रोज के कम्यूट के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन नहीं है, फैमिली की सेफ्टी प्रायोरिटी है, बस स्टेटस दिखाने पर या पीयर प्रेशर में आके नहीं। तो व्हाट आर दी स्मार्ट ऑल्टरनेटिव्स बिफोर बाइंग अ कार? रेंट करो वीकेंड पे, जूम कार, रेव जैसी कंपनीज अवेलेबल है। कार हायर करो, ओला, उबर, जब आपका यूजेज बहुत ही कम है। यूज्ड कार ले लो और डेप्रिसिएशन का लॉस अवॉइड करो। पहले सेव करो फिर कैश में लो तो EMI फ्री और टेंशन भी फ्री। कार इज अ टूल नॉट अ ट्रॉफी। जब आप फाइनेंशियली रेडी हो तब लो, इमोशनली रेडी हो तब मत लो। पीस ऑफ माइंड EMI बर्डन से ज्यादा जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम फ्लैशी व्हील्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार से कन्वीनियंस तो मिलेगा पर वेल्थ चली जाएगी। कार लेना आज कन्वीनियंस और स्टेटस देता है पर फाइनेंशियल टर्म्स में ये एक साइलेंट लायबिलिटी होती है। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है बताता हूँ आपको। लोग कार ले लेते हैं जल्दी, बिना प्लान के या सिर्फ इमोशंस में आके। SIPs डिले हो जाती है, इमरजेंसी फंड कभी बनता ही नहीं और रिटायरमेंट प्लानिंग तो दूर की बात है। तो सही अप्रोच क्या होना चाहिए? पहले अपनी फाइनेंशियल बेस बनाओ। कार तब लो जब बजट में इजीली फिट हो, बिना कॉम्प्रोमाइज के, और जब लाइफस्टाइल प्रेशर नहीं, क्लैरिटी हो। 2047 का एक सच शेयर करता हूँ जो कोई नहीं बता रहा आपको। इंडिया में 30% लोग 60 प्लस एज के होंगे 2047 में। मतलब 40 करोड़ लोग रिटायरमेंट के फेज में होंगे। ये लोग शायद बिना सेविंग्स, बिना पेंशन और EMI के बर्डन के साथ रिटायर होंगे क्योंकि उन्होंने अपनी प्राइम एज में अपनी सैलरी कार, गैजेट्स और दिखावे में उड़ा दी और वेल्थ बनाने के बजाय स्टेटस को चेस किया। कार आपको रोड पे आगे ले जा सकती है पर फाइनेंशियल फ्यूचर में पीछे खींच लेती है अगर बिना प्लान के ली गई हो तो अगली बार जब आपका कार लेने का प्लान होना तो एक सेकंड रुक के सोचना, ये जरूरत है या एक लाइफस्टाइल का ट्रैप। अब अगर इस वीडियो ने आंखें खोल दी तो अगला वीडियो जरूर देखो। Why saving 20 लाख रुपीस will change everything and make you करोड़पति in India। और अगर सीरियसली फाइनेंशियल प्लानिंग चालू करनी है, रिटायरमेंट, किड्स का फ्यूचर या अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, तो विजिट करो theartofwealthbuilding.com पर। वेल्थ वो नहीं जो आप ड्राइव करते हो, वेल्थ वो है जो डिसीजंस आप आज लेते हो। ड्राइव स्मार्ट, डिसाइड स्मार्टर।